हेलो फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि पिछले जो 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि हमने बहुत डीपली उसे कवर करने की कोशिश की है। और कोशिश की है कि जितने भी प्रश्न प्रीलिम्स में हों या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, जहाँ से भी आ सकें उन्हें हम कवर कर लें। इसीलिए हमने देखा कि पुर्तगालियों के भारत आने के क्रम में उनके पीछे कारण क्या थे, वो परिस्थितियाँ क्या थी। पहले लेक्चर में हमने वो सब जानने की कोशिश करी और दूसरे लेक्चर में हमने विस्तार से पुर्तगालियों को समझा, जिसमें हमने पुर्तगालियों के आगमन से लेके, उनके वायसराय से लेके, उनकी मंशा से लेके सभी पक्षों को कवर करने की कोशिश करी। अब कंपनियों के इसी आगमन के क्रम में पुर्तगालियों के बाद जिस कंपनी का भारत में आगमन होता है, जैसे कि आपको याद हो पहले दिन हमने पढ़ा था PDBDF। तो पहले दिन हमने डिटेल में इस चीज़ को जाना था कि यूरोपीय कंपनियां किस क्रम में भारत आती हैं। तो वो क्रम हमने देखा था, PDBDF हमने बोला था, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले पोर्तुगीज़ आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, और पुर्तगालियों के बाद जिनका अगला आगमन होता है वो होते हैं डच। तो आज इस लेक्चर में हम जिसको टारगेट करने वाले हैं और जिसको व्यापक रूप से कवर करने वाले हैं वो हैं डच। तो डच आज हमारा टॉपिक रहेंगे। तो अब हम डचों को समझने की कोशिश करते हैं। और वैसे तो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इतना इम्पोर्टेंट डच है नहीं, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि डच में भी बहुत जो इम्पोर्टेंट है, भले ही वो कथन के रूप में आपसे क्वेश्चन आ जाएं या पैसिव टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ से आ जाएं, उन सारे क्वेश्चनों को हम अपनी रेंज में रखते हुए कवर कर सकें। हो सकता है कि एक कोई स्टेटमेंट आ जाए 4 स्टेटमेंट में से जो डचों से संबंधित हो, तो उस समय एक ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये करने के लिए हम आज डच को भी व्यापक रूप से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो डचों को समझने के क्रम में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डच, और डच को समझने के क्रम में हम कुछ जो चीज़ देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे आगमन किस प्रकार से होता है उनका पूर्व में। उसके बाद हम देखेंगे उनकी कंपनी स्थापना क्रम, मतलब किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले भारत में आने के लिए कौन सी व्यापारिक कंपनी स्थापित करी, और कौन कौन सी उनकी अन्य कंपनियां थी जो भारत में महत्वपूर्ण हैं, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कुछ युद्ध किए या भारत में उनका जो योगदान था वो किस प्रकार था। कार्यशैली बेसिकली हम यहाँ पे उनकी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया और भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को किस प्रकार जारी रखा। और अंत में हम जिस जगह पर पहुंचेंगे वो है उनका पतन, और इसी के साथ हम अपने लेक्चर को क्या कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे। तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि इससे पहले का जो लेक्चर है पुर्तगालियों का, आप उसे देखें, और उसको जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। आपको एक जो हमारा समझाने का जो तरीका है या समझने का जो आपका एक प्रोसीजर होगा, उसको एक दिशा मिल जाएगी कि हम हर किसी कंपनी के बारे में इसी तरीके से जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो डचों के सबसे पहली चीज़ है, डचों में जिस चीज़ को आज हम कवर करने वाले हैं वो है उनका आगमन। तो अब हम डचों का आगमन से संबंधित जानकारी जुटाते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं या कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो यहाँ से क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो डचों के आगमन में जो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में दूसरे नंबर पे जो कंपनी आती है वो कौन है, डच हैं। तो सेकंड है। और डच के साथ कभी अगर हो सकता है, डच तो आपको पता ही है, लेकिन कभी हॉलैंड लिखा आ जाए या नीदरलैंड लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इमरान खान की तरह पाकिस्तान के, समझना हमने। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। डच, हॉलैंड, नीदरलैंड तीनों क्या हैं, एक ही प्रकार की बात है। समझ में आ गया आपको ये चीज़। तो इनमें से कुछ भी नाम आए वो डच ही है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में जो दूसरी कंपनी भारत में प्रवेश करती है वो कौन है, डच या हॉलैंड या नीदरलैंड। फिर एक और जानकारी कि 1596 में एक व्यक्ति होता है, इसका नाम स्टेट PCS में इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये कि फैक्ट्स के रूप में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका नाम है कार्नेलिस डी हाउटमैन। इसका नाम आप ध्यान रख लेंगे, कार्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, तो कार्नेलिस डी हाउटमैन को हम समझेंगे। तो 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन वाया केप ऑफ गुड होप होते हुए
बांटेन और सुमात्रा पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। कहाँ पहुंचता है ये? बांटेन या सुमात्रा पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। तो आगमन से रिलेटेड फैक्ट्स में हमने एक जानकारी समझी कि सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में डच वो दूसरी कंपनी होते हैं जो भारत में प्रवेश करते हैं। और 1596 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन, वो वाया केप ऑफ गुड होप होते हुए, जैसे हमने जब पुर्तगालियों को भी पढ़ा था तो हमने देखा कि वास्को डिगामा 17 मई 1498 को वाया केप ऑफ गुड होप होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। उसी तरीके से 1596 में, अब देखो इसको आप थोड़ा सा ना फैक्ट्स को, जब आपको अगर आप हिस्ट्री में फैक्ट्स को ऐसे याद रखोगे कि 1596 में आया 1498, तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। लेकिन वहीं आप कोई फॉर्मूला फाइंड कर लोगे इनको याद करने का, तो आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी। जैसे पोर्तुगीज जब हमने पढ़ा था, पुर्तगालियों को जब हमने पढ़ा था, तो 1498 में पहला पुर्तगाली पहुंच रहा है भारत। और अगर आप देखें उसमें 100 साल जोड़ दे तो 1598 होता है। उससे 2 साल पहले ही 1596 में क्या हो रहा है? कार्नेलिस डी हाउटमैन वाया केप ऑफ गुड होप होते हुए बांटेन और कहाँ पहुंच रहा है? सुमात्रा पहुंच रहा है। तो ये चीज़ हमने क्या कर ली, आगमन से संबंधित जानकारी में हमारे लिए इतना ही जानना क्या है, पर्याप्त है जहाँ तक डचों की बात है। तो आगमन से रिलेटेड जानकारी हमको क्या मिली कि डच दूसरे नंबर पे भारत आते हैं और 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन वाया कहाँ से? केप ऑफ गुड होप होते हुए या उत्तर महासागरीय होते हुए बांटेन तथा सुमात्रा पहुंचने वाला क्या था? पहला डच नागरिक था। ठीक है, तो हमने ये चीज जान ली। अब हमने देखा कि पहली चीज हमारा जो था यहाँ से आगमन से रिलेटेड, तो हमने आगमन को यहाँ पे क्या कर लिया, पूरे तरीके से समझ लिया। इसमें हमारे पास 2 ही फैक्ट्स थे और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये दोनों जानकारियाँ क्या होंगी, अब आपके संज्ञान में होंगी, आपको ये याद होंगी। उसके बाद अगली चीज, अब अगली हमारी जो सारी जानकारियाँ होंगी इनकी कंपनी से रिलेटेड होंगी। और जब आप कंपनी पढ़ें, इवन किसी भी यूरोपीय कंपनी को आप जब पढ़ें, उनके कंपनी स्थापना क्रम को पढ़ें, तो भारत में जो आपको पढ़ना है, एक तो उनकी पहली फैक्ट्री पढ़ लीजिए कि कौन सी उनकी पहली फैक्ट्री है जो उन्होंने भारत में स्थापित करी। दूसरा आपको जो मुख्य तथ्य जानना है वो ये जानना है कि देखिए भारत में बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी यूरोपीय कंपनी बंगाल में कौन सा फोर्ट बना रही है या बंगाल में अपनी फैक्ट्री कौन सी बना रही है, वो जानना आपके लिए क्या है? आवश्यक है। उसको जानना आपके लिए क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भले ही आप गो थ्रू सबसे हो जाइए, आप एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सी प्रमुख फैक्ट्री इन्होंने भारत में लगाई, लेकिन भारत में भी बंगाल में कौन सी लगाई, ये आपके लिए क्या है? जानने योग्य बात है, आवश्यक बात है। तो ये आपको समझना है। अब हम इनकी कंपनीज को क्या करते हैं? डील करते हैं। ठीक है, तो दूसरे में पहले में हमने आगमन को पूरा पढ़ा। अब हम इनकी कंपनी से संबंधित जानकारियों को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। अब कंपनी, तो सबसे पहले स्थापना देखते हैं एक वो फैक्ट्री की जो भारत में स्थापित की गई, या उससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन सी कंपनी थी जिसको व्यापारिक गतिविधियों के लिए भारत भेजा गया। तो 1602 में, अगर आपको जैसे कंपनीज के नाम आते कभी मिलान करने के लिए, तो आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी जानते रहने चाहिए कि जैसे पुर्तगालियों की कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया, वैसे जब सारी कंपनीज हमारी कवर हो जाएंगी और अंत में हम पहुंचेंगे तो कंपनी के स्थापना क्रम, सभी कंपनियों की कौन सी स्थापना, कौन से किस वर्ष में स्थापना हुई, उनकी कंपनीज का नाम क्या क्या था, भारत में किस वर्ष आई, भारत में उनकी पहली फैक्ट्रियां कौन सी थी, इसको हम एक साथ जान लेंगे। लेकिन फिर भी पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर डच कंपनी का नाम आता है तो आपको ध्यान में एक चीज़ रखनी है, वीओसी। अब हिंदी में इसका नाम थोड़ा सा लंबा है, आप जानेंगे तो वेरिंगदे ओस्ट इंद से कंपनी बोलते हैं, लेकिन वीओसी हमेशा लिखा रहता है। तो वीओसी को आप ध्यान में रखेंगे कि क्या है? वेरिंगदे ओस्ट, ये डच नाम है तो ये इस प्रकार का होगा, वेरिंगदे ओस्ट इंड से कंपनी। तो 1602 में वेरिंगदे ओस्ट इंदसे कंपनी की स्थापना हुई, जिसे डच संसद ने क्या किया? सारे अधिकार दिए पूर्व में व्यापार करने के, संधि करने के, इलाके जीतने के, किले बनाने के। तो संपूर्ण जो अधिकार हैं, व्यापारिक अधिकार मतलब व्यापारिक एकाधिकार, वो इस कंपनी को क्या कर दिए? प्रदान कर दिए।
तो इसको आप क्या समझ लीजिए कि एक कंपनी की स्थापना होती है 1602 में, जिसका नाम क्या रहता है, वीओसी, वेरेंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। इसे पूर्व के साथ व्यापार करने के क्या कर दिए थे, व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किए गए थे डच सरकार के द्वारा। ठीक है, और बाद में आप ऐसे ही देखोगे, ये तो वो कंपनी है, मतलब इसे समझना, ये भारत या पूर्व के साथ व्यापार करने की कंपनी, भारत में स्थापित की गई कंपनी नहीं है, इसे भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित करी वो वेरेंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, डच सरकार ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए जिस कंपनी की स्थापना करी ये वो कंपनी है। ऐसी पुर्तगाल के कंटेक्स्ट में आप जब पढ़ोगे तो वहां आप देखोगे एस्तादो द इंडिया, वो कंपनी है जो पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए आ रही है। ठीक है, अगला हम ब्रिटिशों को जानेंगे। तो ब्रिटिशों को जब हम जानेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा इतिहास देखेंगे कि वहां जो पहली कंपनी बनती है जो पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए आई वो क्या थी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंपनियों का इतिहास जानेंगे, लेकिन अभी डच के लिए हमको फिलहाल इतना जानना है कि 1602 में एक कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। ठीक है, ये इसे पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार क्या था, प्राप्त था। और बाद में क्या होता है, थोड़ा समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात बाद में बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारी डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना भी कर ली जाती है। क्या, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना। ठीक है, तो कंपनी मतलब पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को भी आप दो तरीके से, हम दो भागों में देख लेते हैं। तो ये पूर्व के साथ व्यापार, ये भारत में स्थापित की गई कंपनी नहीं थी, पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु डच सरकार के द्वारा स्थापित की गई कंपनी थी जो व्यापार करने के लिए आएगी। अब ये जो कंपनी होगी ये भारत में कई कंपनियां क्या करेगी, कई फैक्ट्री स्थापित करेगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु डच सरकार के द्वारा 1602 में वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी की स्थापना की गई और बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर, ठीक है, बहुत सारी डच कंपनियों को मर्ज करके यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना भी की गई। ठीक है, अब जो हम इसमें अगली चीज जानेंगे वो जानेंगे कि भारत में इन्होंने कौन कौन सी फैक्ट्री क्या करी, स्थापित करी और किस प्रकार का इन्होंने क्या किया, व्यापार करा। तो इनकी पहले अब हम देखते हैं। तो हमने दूसरा भी कंपनी से रिलेटेड फैक्ट भी क्या कर लिए, जान लिए। इसमें भी हमारे पास दो ही फैक्ट थे तो हमने इनको क्या कर लिया, समझ लिया। तो आगमन में हमने क्या समझा, हमने बोला पुर्तगालियों के बाद भारत में किसका आगमन होता है, डचों का आगमन होता है। ठीक है, और 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन वाया केप ऑफ गुड होप होते हुए बांटेन और सुमात्रा पहुंचने वाले प्रथम डच नागरिक थे। ठीक है, कंपनी के क्रम में हमने क्या जाना कि 1602 में, ये तो आगमन से रिलेटेड है, कंपनी के क्रम में हमने क्या जाना कि 1602 में एक कंपनी की स्थापना की गई डच सरकार के द्वारा, उसको व्यापार का एकाधिकार दिया गया पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए, जिसका नाम क्या था, वीओसी, वेरेंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। और बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। तो कंपनी से संबंधित जानकारी हमारी हो गई। अब अगला क्या है, कार्यशैली। तो डचों की कार्यशैली किस प्रकार की थी, अब हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो अब हम जो समझेंगे वह है डचों की कार्यशैली। ठीक है, तो डचों की कार्यशैली जानने के लिए अब हम समझते हैं कि भारत में उन्होंने कौन कौन सी फैक्ट्री पहले जो उनकी इंपॉर्टेंट थी वो स्थापित करी। इनका बेसिकली कार्य करने का तरीका क्या होता था कि मुनाफे पर नियंत्रण स्थापित करो, मतलब जो भी आप मुनाफा कर रहे हो उस पर नियंत्रण करो और उस मुनाफे को क्या करो, निवेश में प्रयोग करो। ठीक है, पूंजी तथा मुनाफे पे नियंत्रण तथा उसी पूंजी के निवेश के माध्यम से एक स्थायी पूंजी का क्या करना, निर्माण करना। इस प्रकार की इनकी कार्यशैली हुआ करती थी। जैसे हमने पुर्तगालियों की देखी कि वो क्या करते थे, एक तो मसाला व्यापार करते थे, एक समुद्र चुंगी वसूली करते थे। ये भी भारत से मसाला तो व्यापार करेंगे ही, साथ ही साथ में मसाला ये इंडोनेशिया से भी करेंगे व्यापार, और उसके साथ ही भारत से जो इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, इसमें देखिए दो तरीके का मसाला व्यापार तो भारत से लगभग हर कोई करेगा, लेकिन मसाला व्यापार के साथ साथ जो ये भारत से एक महत्वपूर्ण व्यापार करेंगे वो करेंगे
कपड़ा व्यापार। और एक चीज आप यहीं पे जान लें कि भारत से वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय, क्या, भारत से वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान भी है भारत के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो। इसलिए समझ लीजिए कि इनकी कार्यशैली में दो चीजें हैं, एक मसाला व्यापार और एक कपड़ा व्यापार। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि भारत में इन्होंने कौन कौन से प्रमुख स्तरों पर अपनी फैक्ट्रियां क्या करी, स्थापित करी। तो अगले पेज में चलते हैं और देखते हैं कि भारत में इनकी फैक्ट्री कार्यशैली के क्रम में हम क्या देखेंगे, भारत में इनकी फैक्ट्री। तो भारत में फैक्ट्री के क्रम में हम क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ इन्होंने स्थापित करी। तो इनकी पहली फैक्ट्री जहाँ स्थापित होती है वो होता है भारत का पूर्वी तट। ठीक है, भारत के पूर्वी तट कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में ये क्या करेंगे, अपनी फैक्ट्री क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। तो मसूलीपट्टनम में क्या करते हैं अपनी, बिल्कुल ये स्केल पे मैप नहीं है, ऐसा मत समझना कि एग्जैक्ट यहीं पे, लेकिन भारत के पूर्वी तट में क्या है, मसूलीपट्टनम है, जहाँ 1605 में ये अपनी क्या करते हैं, पहली व्यापारिक फैक्ट्री क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई, मसूलीपट्टनम में। कब बनाई, 1605 में। ठीक है, 3 साल बाद ही 1602 में क्या हुआ था, वारंगते ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी की स्थापना की गई थी, और 1605 में भारत के पूर्वी तट मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्री क्या कर दी, स्थापित कर दी, जहां ये अपने सिक्के भी क्या करते थे, डाला करते थे। ठीक है, तो ये हमने जानकारी पटा ली। ठीक है, उसके बाद ये जानकारी इकट्ठा करने के बाद और कौन कौन सी प्रमुख फैक्ट्रियां जो भारत में इनकी थी, कभी उनके भी नाम आ सकते हैं कि भारत में। सबसे पहले इसमें भी हम भारत से भी इंपॉर्टेंट इनकी एक फैक्ट्री जहां जान लेते हैं कि इन्होंने बंगाल में कौन सी फैक्ट्री। तो भारत में फैक्ट्री के क्रम में देखिए, भारत में फर्स्ट फैक्ट्री तो हमने देख लिया, फर्स्ट कौन सी है, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम बंगाल में पूछी जाए, ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि बंगाल में कौन सी फैक्ट्री स्थापित करी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बंगाल में इनकी पहली फैक्ट्री जो थी, पहली फैक्ट्री वो पीपली में थी। एक मूवी देखी होगी ना आपने, पीपली लाइफ, तो उसी से याद रख लेना। बंगाल में इन्होंने पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में क्या करी, स्थापित करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और बंगाल में ही हुगली के निकट एक स्थान है, बंगाल में ही आप देखेंगे, बंगाल से रिलेटेड फैक्ट है तो यहीं पे जान लेते हैं। बंगाल में ही क्या किया, हुगली के निकट चिंसुरा में, हुगली के निकट, ये चिंसुरा है कहाँ, हुगली के ही समीप है। तो मैं हुगली ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, आप डिटेल में लिख सकते हो अपनी नोटबुक में से। तो भारत में ही क्या हुआ, हुगली के निकट चिंसुरा में इन्होंने एक डच किले का निर्माण किया जिसे गुस्तावुस फोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुस्तावुस फोर्ट। तो फोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी कि ये फोर्ट किसने स्थापित करा। तो उसके क्रम में आप ये जान सकते हो कि भारत में इनकी पहली फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। बंगाल में इनकी पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में बनी। मसूलीपट्टनम में कब बनी थी, 1605 में, अभी हमने देखा था। तो 1605 में मसूलीपट्टनम में, बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में, कहाँ पे, पीपली में। ठीक है, और तीसरी जानकारी जो हमने इनकी जुटाई कि बंगाल में ही हुगली के निकट चिंसुरा में इन्होंने अपना एक फोर्ट का निर्माण किया जिसे क्या बोलते हैं, गुस्तावुस फोर्ट। अब इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया, तो इन्होंने 1610 में, जैसे हर कंपनी का हम मुख्यालय भी जान ही रहे हैं, तो 1610 में इन्होंने कहाँ पे बनाएंगे, देखिए पुलिकट में अपना क्या बनाया, मुख्यालय बनाया। और यहाँ अपने स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के भी यहाँ डाला करते थे ये। ठीक है, तो ये भारत में इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज जो इनकी थी। इसके अलावा भी बहुत फैक्ट्रीज हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे हैं। आप फैक्ट्रीज के देखोगे, फैक्ट्री के कम में आपको पुलिकट भी दिखेगा, पटना भी दिखेगा, बड़ा नगर, बालासोर, कोचीन, कासिम बाजार, करिकल, सूरत, नागपट्टनम, चिंसुरा और बहुत सारी फैक्ट्रीज आपको इनकी दिख जाएंगी डचों की। लेकिन जो प्रमुख फैक्ट्री हैं और जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखिए एक बार गो थ्रू आप सबसे हो जाना। पुलिकट भी है, पटना में भी इनकी फैक्ट्री थी, बालासोर में भी थी, कोचीन में भी थी, बड़ा नगर में भी थी, कासिम बाजार में भी थी, करिकल में भी थी, सूरत में भी थी, ठीक है, चिंसुरा में भी थी। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट्रीज पे आपको ध्यान रखना है, एक नज़र मारनी है ताकि कभी आए तो आप भूले ना। लेकिन ये जो मैंने बाकी फैक्ट्रीज बताई हैं, यहाँ पे जो ये दिखाया है आपको, मसूलीपट्टनम वाली,
बंगाल में पीपली। 1610 में पुलिकट पटना को अपना मुख्यालय बनाया, यहाँ भी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करी। ये आपको मुख्यतः ध्यान में रखनी है क्योंकि इनके आने के चांसेस क्या, अगर 90% क्वेश्चंस आएंगे तो इन्हीं फैक्ट्रीज से आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो कंपनीज से, कार्यशैली से जितनी भी संबंधित जानकारी थी ये हमने 50% क्या कर लिए, जुटा लिए। 50 क्या 80% आप लगा सकते हो, 80% हमने जुटा लिए। 20% जो मैंने आपको बताया था कि ये करते क्या थे, इसे देखते हैं आप। ठीक है, तो ये करते क्या थे इस क्रम में, अभी फैक्ट्री तो हमने देखी, अब करते क्या थे। ठीक है, तो ये भारत से निर्यात करते थे कुछ वस्तुओं। तो भारत से ये जो ये निर्यात करते थे, ये क्या क्या निर्यात करते थे भारत से। ठीक है, तो भारत से निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं थी इनके द्वारा प्रमुख, एक था नील, नील की खेती, नील, शोरा। ठीक है, नील, शोरा और सूती वस्त्र। तो ये इनके द्वारा प्रमुख रूप से भारत से क्या किया जाता था, निर्यात की जाने वाली वस्तु थी। ठीक है, और ये याद रखना है कि भारत से वस्त्र को, क्या, भारत से वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, डचों को जाता है। मतलब डच ही थे जिसके कारण भारत से वस्त्रों को भी क्या किया जाने लगा, निर्यातित किया जाने लगा। ठीक है, तो ये हम समझ गए, ये भी हमारी जानकारी। अब जो हमने बोला था कि 80% हमने कवर कर लिया, 10% हमने यहाँ और कवर कर लिया, तो अब हमने कार्यशैली का लगभग 90% क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने दो जानकारी कार्यशैली में देखी। एक तो हमने भारत में उनकी फैक्ट्रीज देखने की कोशिश करी, जिस क्रम में हमने क्या जाना कि उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, तो भारत के पूर्वी तट मसूलीपट्टनम में क्या करी, स्थापित करी। ठीक है, ये जानकारी हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि बंगाल में इनकी कौन सी प्रमुख फैक्ट्री है। ठीक है, तो हमने जाना कि बंगाल में 1627 में पीपली में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री क्या करी, स्थापित करी। ठीक है, उसके बाद बंगाल में ही हुगली के निकट चिंसुरा में इन्होंने एक फोर्ट भी बनाया अपना, जिसका नाम क्या है, गुस्तावुस फोर्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 1610 में इन्होंने पुलिकट को अपना क्या बनाया, मुख्यालय बनाया। ठीक है, तो ये जानकारी भी हमने क्या किया, अपनी एकत्रित कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि भारत से निर्यात क्या करते थे, तो हमने क्या देखा, मसाला तो करेंगे ही, हर यूरोपीय कंपनी करेगी। उसके अलावा नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया, और मुख्यतः भारत से वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो भी किसको जाएगा, डचों को ही जाएगा। अब हम 90% इनकी कार्यशैली समझ चुके हैं। अब बाकी 10% में क्या है, अब हम जब पुर्तगालियों को पढ़ रहे थे तो उनके पतन के रूप में हमने एक चीज़ क्या देखी थी कि पुर्तगालियों के पतन का एक कारण यह भी था कि वो अपने प्रतिद्वंदियों की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाए। अब उनके जो प्रतिद्वंदियों में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, वो क्या थे पुर्तगालियों के प्रतिद्वंदियों में, एक डच और एक ब्रिटिश। तो कहीं ना कहीं डचों ने पुर्तगालियों को भी स्थापित करने का, विस्थापित करने का कार्य किया होगा, उनको परास्त किया होगा, उनकी जगहों को छीना होगा। तो डचों ने कहाँ कहाँ नियंत्रण स्थापित किया, उनके प्रमुख केंद्र जहाँ उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया डचों ने, एक उन्होंने 1619 में जकार्ता, ठीक है, 1619 में क्या किया, जकार्ता को जीता और वहाँ एक बोटेविया नामक शहर की क्या करी, स्थापना की। तो वहाँ इन्होंने बोटेविया नामक एक शहर की स्थापना करी। तो 1619 में जकार्ता को जीतकर बोटेविया नामक एक शहर की इन्होंने क्या करी, स्थापित करी। उसके अलावा दूसरी चीज, अब हमने क्या बोला था, पुर्तगालियों ने किस किस पर नियंत्रण स्थापित करा था, मलक्का पर किया था। कब किया था, अगर आपको याद होगा पिछला लेक्चर अच्छे से, तो 1511 में पुर्तगालियों ने मलक्का पर अपना अधिकार, पुर्तगालियों की बात कर रहा हूँ, डचों के नहीं। तो 1511 में पुर्तगालियों ने किस पे स्थापित किया था, मलक्का पर। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको याद होगा, मलक्का पर अपना नियंत्रण क्या किया था, स्थापित किया था। ठीक है, अब डच क्या करते हैं, 1641 में मलक्का को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। ठीक है, तो 1641 में डचों ने मलक्का पर अपना नियंत्रण क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं पुर्तगालियों को यहां से क्या कर दिया, खदेड़ दिया, जीत लिया। 1658 में जो श्रीलंका भी पुर्तगालियों के केंद्र में था, तो 1658 में डचों ने श्रीलंका पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया।
तो हम जो मलक्का वाला क्षेत्र बोल रहे थे, ठीक है, मलक्का जल संधि और श्रीलंका वाला क्षेत्र, वो हम देख रहे हैं कि डचों ने पुर्तगालियों से क्या कर लिया है, अपने नियंत्रण में ले लिया है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। डचों के बारे में हमने जान लिया कि क्या 1619 में इन्होंने जकार्ता को जीतकर बोटेविया नामक शहर की स्थापना करी, और 1641 में मलक्का तथा 1658 में श्रीलंका को किससे जीता, पुर्तगालियों से जीत लिया। तो कहीं ना कहीं ये पुर्तगालियों को क्या कर रहे हैं, विस्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, उनका एक विकल्प बनने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। समझ गए आप ये चीज़। तो डचों के बारे में यहाँ पे हमने ये बाकी 10% क्या कर लिया, जान लिया। अब हम उनकी कार्यशैली का लगभग 100% जान चुके हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं उनकी कार्यशैली से। तो कार्यशैली में हमने देखा कि दो तरीके के व्यापार, एक तो मसाला जो हर कोई कंपनी करती है, उसके अतिरिक्त दूसरा भारत में अब कार्यशैली में हमने जाना कि लगभग 80% हम यहाँ से कवर करेंगे। भारत में उनकी फैक्ट्री पहली क्या, मसूलीपट्टनम में 1605 में, बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में, ठीक है, और बंगाल में ही हुगली के निकट चिंसुरा में गुस्तावस फोर्ट की स्थापना करी, 1610 में पुलिकट में अपना मुख्यालय बनाया, ये हमने जाना। फिर हमने जाना कि भारत से वो नील छोरा और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, और भारत से वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है, डचों को जाता है, ये भी हम जान गए। उसके बाद हमने जाना कि भाई डचों ने 1619 में जकार्ता को जीता और वहाँ बोटेविया नामक एक शहर की स्थापना करी, और 1641 में मलक्का को और 1658 में श्रीलंका को पुर्तगालियों से जीत लिया। तो ये हम डचों के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से जान गए। ठीक है, अब डच से जो एक क्वेश्चन अंततः बन सकता है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, एक पुर्तगालियों के विकल्प के रूप में तो स्थापित हुए, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन नहीं पाए, सर्वोच्च शक्ति बन नहीं पाई। वो हम सब जानते हैं कि कौन बना, ब्रिटिश बने। तो अब जो हम जानेंगे वो क्या जानेंगे, देखिए कार्यशैली भी हमने पूरी कर ली। अब जो हम जानेंगे वो जानेंगे डचों का पतन। ठीक है, तो डचों के पतन को जानने के क्रम में हम देखते हैं कि एक तो पतन का कारण क्या था। तो एक पतन का ऑब्वियस कारण तो क्या कि जो उनके प्रतिद्वंदी थे कहीं ना कहीं डचों से भी क्या थे, आगे थे, श्रेष्ठ थे। प्रतिद्वंदियों में एक ही का नाम आप ले सकते हो, ब्रिटिशों का। तो अपने प्रतिद्वंदी जो ब्रिटिश हैं उनसे ये थोड़ा सा नौसैनिक शक्ति में और थोड़ा सा व्यापारिक गतिविधियों में भी क्या थे, कम थे। व्यापारिक रूप से भी देखा जाए तो ब्रिटिश कंपनी किससे, डचों से अधिक श्रेष्ठ थी। और अगर नौसैनिक शक्ति के रूप में भी देखा जाए तो जो डच कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, वो डच से क्या थी, श्रेष्ठ थी। तो कहीं ना कहीं अपने प्रतिद्वंदी मतलब ब्रिटिश से पिछड़ना, तो ब्रिटिश से पिछड़ना, चाहे वो व्यापारिक गतिविधि हो या कैसी गतिविधि हो, नौसैनिक शक्ति या सैन्य गतिविधि हो, कहीं ना कहीं ब्रिटिशों से पिछड़ गए। ब्रिटिशों से पिछड़ने के क्रम में ही क्या हुआ, 1759 में एक युद्ध होता है, जिसे आप बेदरा भी कहीं पढ़ोगे, बेदरा का युद्ध, कहीं कहीं आप बेडारा का युद्ध भी पढ़ोगे। तो बेडारा का ये बेडारा वॉर, ठीक है। तो 1759 में बेडारा युद्ध में या बेदरा के युद्ध में किससे परास्त हो जाते हैं, ब्रिटिशों से परास्त हो जाते हैं, और जिससे भारत में इनका अंतिम रूप से क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, या भारत में इनका क्या हो जाता है, जो कार्यकाल होता है वो समाप्त हो जाता है। एक ये भी हो गया, और दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण कि कहीं ना कहीं डच सरकार का भी क्या रहता था, हस्तक्षेप रहता था इनकी गतिविधियों में, जिसके चलते ये अपनी इच्छानुसार उस प्रकार से विस्तार भी नहीं कर पाते थे। तो लेकिन पतन का जो प्रमुख कारण रहेगा वो रहेगा कि ब्रिटिशों की प्रतिद्वंदिता का सामना ना कर पाना। ठीक है, तो ये जानना क्या है, इंपॉर्टेंट। तो डचों का पतन कैसे हुआ, एक तो ब्रिटिशों से पिछड़ना व्यापारिक गतिविधियों में भी और सैन्य गतिविधियों में, नौसैनिक शक्ति भी इनसे महत्वपूर्ण नहीं, अच्छी नहीं थी ब्रिटिशों से। और जो दूसरा हमने जाना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप प्लासी को समझोगे और उसके बाद बंगाल की गतिविधियां देखोगे तो आपको ये बेडारा वैसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि 1759 में बेडारा के युद्ध में जो डच हैं वो ब्रिटिशों से परास्त हो जाते हैं, जिससे भारत में उनका सफर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आज हमने डचों को क्या कर लिया, कवर कर लिया। ये लेक्चर पिछले लेक्चर से काफ़ी छोटा है, क्योंकि ये चीज़ भी कम इम्पॉर्टेंट है, और पहले दिन हमने ये डिस्कस कर लिया है, अच्छे तरीके से समझ लिया है कि हमने चीज़ें सभी पढ़नी हैं, लेकिन हर चीज़ की जो प्रायोरिटी होगी वो क्वेश्चंस के हिसाब से होगी।
ठीक है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम बहुत डिटेल में करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा जहाँ से नहीं भी पूछे जाते हैं उसको भी हमने काफ़ी हद तक कवर कर ही लिया है, सारे आयामों को कवर कर लिया है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार हम जल्दी से आज देख लेते हैं कि हमने क्या देखा। डचों के आगमन से संबंधित जानकारी, आगमन से संबंधित जानकारी में थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि हमने आगमन में क्या क्या पढ़ा। तो आगमन में हमने पढ़ा कि ये दूसरी यूरोपीय कंपनी थी जिसने भारत में प्रवेश किया, डच, हॉलैंड या नीदरलैंड, जिसने पुर्तगालियों के बाद भारत में क्या किया, प्रवेश किया। 1596 में कार्नेलिस डी हॉटमैन नामक एक व्यक्ति था जो बाल्टन या सुमात्रा पहुंचा। ठीक है, ये 1498 1596 क्यों लिखा है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। 1498 में पुर्तगाली भारत आते हैं, 1596 में डच बाल्टन या सुमात्रा पहुंचते हैं। तो आगमन से संबंधित जानकारी हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कंपनी पूर्व के साथ व्यापार का जो एकाधिकार प्राप्त था वो वीओसी कंपनी को प्राप्त था, वारेंगदे ओस्ट-इंडस्ट्री कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 में की गई डच संसद के द्वारा। और इसको सारे व्यापारिक एकाधिकार कहते हैं प्राप्त करने के, चाहे व्यापारिक गतिविधियां हो चाहे सैन्य गतिविधियां हो, सबके। बाद में बहुत सारी डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, मतलब डचों की बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर इस कंपनी की स्थापना की गई। उसके बाद हमने देखा कि इनकी कार्यशैली, एक तो मसाला व्यापार सारी ही यूरोपीय कंपनी करेंगे, लेकिन ये जो मुख्य रूप से करेंगे, इंपॉर्टेंटली जो करेंगे, ये क्या करेंगे, भारत से कपड़ा व्यापार, मतलब भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय अगर किसी को जाएगा तो किसको जाएगा, डचों को जाएगा। फिर भारत में हमने इनकी फैक्ट्री देखी, तो पहले देखी कि भारत में जो पहली फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में 1605 में, बंगाल में जो पहली फैक्ट्री है वो पीपली में 1627 में। उसके बाद हमने देखा कि बंगाल में ही हुगली के निकट चिंसुरा में इन्होंने गुस्तावस फोर्ट की स्थापना करी, और 1610 में पुलिकट को अपना क्या बनाया, मुख्यालय बनाया। उसके बाद हमने जाना कि भारत से इन्होंने निर्यात किस किस का किया, नील, शोरा और सूती वस्त्र का, और भारत से वस्त्रों को निर्यात की वस्तु का बना। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि कभी स्टेटमेंट में आए तो आपके दिमाग में रहे कि भारत से वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, डचों को जाता है। उसके बाद हमने देखा कि डचों ने कहाँ कहाँ युद्ध किए और कहाँ कहाँ से पुर्तगालियों को विस्थापित करने का कार्य किया। 1619 में इन्होंने जकार्ता को जीतकर बोटेविया नामक एक शहर की स्थापना करी, 1641 में मलक्का को, और 1658 में श्रीलंका को पुर्तगालियों से जीत लिया। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है कि क्या करा, 1641 में मलक्का को, कहाँ को, 1641 में मलक्का को, और 1658 में श्रीलंका को पुर्तगालियों से क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है, उसके बाद हमने अंततः क्या जाना कि डचों का पतन कैसे हुआ। तो डच ब्रिटिशों की प्रतिस्पर्धा का बेसिकली सामना नहीं कर पाए, वो ब्रिटिशों से कहीं ना कहीं व्यापारिक गतिविधियों में भी और सैन्य गतिविधियों में, मतलब नौसैनिक शक्ति में भी पिछड़ गए, और 1759 में एक बेडरा के युद्ध में वो ब्रिटिशों से पराजित होते हैं, जिससे भारत में उनका अंतिम रूप से विघटन या सफर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डचों से संबंधित सभी जानकारी जो मैंने आज के लेक्चर में दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं लेक्चर्स, और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, तो उनको भी आप शॉर्ट्स में कमेंट में आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कार्य करें, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को यहाँ तक पहुँचाएँ, इस लेक्चर तक पहुँचाएँ, ताकि उनकी भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। धन्यवाद।